हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्वयं पोषी स्वयं स्वयं पोषी पोषण पद्धति। ठीक है, स्वयं पोषी पोषण पद्धति। ओके, स्वयं पोषी पोषण पद्धति का अर्थ होता है कि इसमें जो भी सजीव इस प्रकार की पोषण पद्धति रखते होंगे वो सजीव खुराक के लिए अर्थात पोषण के लिए किसी अन्य सजीव पर आधार नहीं रखते। ठीक है, सिंपल से ये बात समझने का, स्वयं पोषी पोषण पद्धति अर्थात इस पोषण पद्धति में जो भी सजीव इस प्रकार की पोषण पद्धति धराता है वो सजीव किसी अन्य सजीव पर पोषण के लिए आधार रखेगा नहीं, मतलब खुराक के लिए आधार नहीं रखेगा। इन शॉर्ट, वो अपना खुराक स्वयं बनाता है, वो अपना खुराक स्वयं बनाएगा। ओके, अब हम सब जानते हैं कि खुराक के लिए खुराक या पोषण हम क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। ठीक है, अब ऊर्जा हमेशा बाहर से आती है। कोई भी सजीव खुद के अंदर ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता। खुराक उत्पन्न कर रहा है, पर उस खुराक में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा वो खुद उत्पन्न नहीं कर सकता, वो ऊर्जा बाहर से आती है, अर्थात वातावरण से आती है। अब वातावरण से अगर कोई ऊर्जा आ रही है तो उस वातावरण से जो ऊर्जा आ रही है उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना, उस वातावरण से आने वाली ऊर्जा का उपयोग करके खुराक बनाना। क्योंकि बाहर से जो ऊर्जा मिलती है हमें, बाहर से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा का उपयोग करने की पद्धति को ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। बाहर से जो ऊर्जा मिलती है उसकी पद्धति, उसे शरीर में ग्रहण करने की जो क्रिया है उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण का अर्थ ही यह होता है कि बाहर से जो ऊर्जा मिल रही है, बाहर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हमारे शरीर में लाने की क्रिया है। तो पोषण हम किसके वजह से करते हैं? खुराक की वजह से करते हैं। ठीक है, इसका मतलब पोषण में हम खुराक बनाएंगे, मतलब ऊर्जा हमारा किस में संचय होगा? खुराक में संचय होगा। और खुराक में संचय होगा तो वो खुराक पोषित होना चाहिए, क्योंकि पोषित जो खुराक होगा वही हमें क्या दे सकता है? ऊर्जा दे सकता है। ठीक है, अब हम पूरी बात समझे तो हमारी पूरी सजीव सृष्टि में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, इन सारे तत्वों का बना हुआ है पूरी सजीव सृष्टि। हम हैं, तुम हो, मुख्यतः ये 3 घटक तो मिल ही जाते हैं, परंतु जो बहुकोशिकीय होते हैं उनमें बहुत सारे अंग आए होते हैं, कुछ में पेशी आई होती है। उन सभी को बनाने में पूरे सजीव में मुख्य ये घटक हो जाते हैं। अब इसकी चिंता मत करो, ये होता है हैलोजन। हैलोजन में क्या क्या होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। इसका प्रमाण थोड़ा कम होता है, पर समझने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। मुख्यतः इन सारे घटक होते हैं, और इसमें भी खास कौन है? खास है ये 3। इसका मतलब हम जो पोषण पद्धति करेंगे, खाएंगे, उस खुराक में भी उस पोषित खुराक में मुख्य ये घटक होने चाहिए। इसलिए हमारे खुराक में कुछ घटक आते हैं। वो घटक कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स,
ना। ये हमारे खुराक में पोषक घटक है। ये कार्बोहाइड्रेट है, वो मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। ये प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना होता है। लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, ये मुख्य घटक होते हैं, इनके बनावट है। तो आप देख रहे हो कि मुख्यतः कार्बन तो है ही, ठीक है, कार्बन तो है ही। इसका मतलब हम भी कार्बन के बने, हमारे खुराक भी कार्बन का है। मतलब हमारे पोषण पद्धति में खुराक में जो हमारे शरीर की मरम्मत करना हो, शरीर में कुछ नष्ट हो गया हो, तो उसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए। ऊर्जा के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। लिपिड भी एक तरह का ऊर्जा का स्रोत ही होता है, परंतु वो इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है, तो लिपिड का यूज़ कम होता है हम ऊर्जा के रूप में, पर ये भी ऊर्जा के रूप में यूज़ होता है। विटामिन, ये हमारी वृद्धि के लिए ज़रूरी है। ओके, विटामिन और आयन ये हमारी वृद्धि के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन और आयन यहाँ साइड में लिख देते हैं, आयन। तो आप देख रहे हो कि हमारे खुराक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब कार्बन और हाइड्रोजन का बने हैं। जबकि पूरा इसलिए बने हुए हैं क्योंकि जो सजीव सृष्टि है वो भी कार्बन हाइड्रोजन का बना हुआ है। मोस्ट ऑफ जो मुख्य घटक है हमारी सजीव सृष्टि के, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब है। तो इनकी बनावट में भी इन सारी घटनाएँ होती है। और मुख्य तो खुराक का जो हमारा हेतु होता है वो होता है ऊर्जा, वो होता है ऊर्जा। अब ऊर्जा का संचय प्रोटीन नहीं करता, लिपिड नहीं करता, विटामिन नहीं करते। ऊर्जा का संचय केवल कार्बोहाइड्रेट करता है। और उसमें भी अगर हमने मुख्य कार्बोहाइड्रेट की बात की, तो कार्बोहाइड्रेट में मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज और स्टार्च। ये दो घटक होते हैं जो ऊर्जा का संग्रह कर सकते हैं। ओके, अब सेल्यूलोज भी जाने दो, हम स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल स्वरूप है। जब स्टार्च को मैं तोड़ूं, हाँ, स्टार्च को तोड़ूं तो स्टार्च माल्टोज में बदलता है। माल्टोज को तोड़ूं तो माल्टोज ग्लूकोज में बदलता है। और जब ग्लूकोज को तोड़ता हूँ तो कोई और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, मुझे क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल जाता है। ओके, और इस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ ऊर्जा भी मिलती है। इसके साथ ऊर्जा भी मिलती है। इसलिए जो ग्लूकोज है उसे हम ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट जो होता है, सरल कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा का स्रोत है वो ग्लूकोज है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे, परंतु ग्लूकोज ही ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ठीक है, फिर जो अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज बन जाता है, उस अतिरिक्त मात्रा का ग्लूकोज को हम माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज फिर स्टार्च में बदल जाता है, फिर स्टार्च का संग्रह किया जाता है। फिर धीरे धीरे स्टार्च का यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे स्टार्च माल्टोज में चेंज हो जाता है। फिर ग्लूकोज को तोड़ के वापस ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट और पानी मिलता है वो दूर कर देते हैं। मतलब इस अभिक्रिया से देखने गए तो हमारा जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का बना है। इसका मतलब हम क्या समझे, हमारा जो स्वयंपोषी जीव है, स्वयंपोषी सजीव है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर क्या बनाता होगा, ग्लूकोज। पर वो जो ऊर्जा ग्लूकोज में से मिलती है, वो ऊर्जा इसमें संचय किस तरह से होती है। ऊर्जा तो खुद उत्पन्न नहीं कर पाएगा, तो वो ऊर्जा के रूप में सूर्य प्रकाश को
शोषित करता है स्वयंपोषी सजीव। पर सूर्य प्रकाश को शोषित करना आसान होता नहीं है, तो सूर्य प्रकाश को शोषित करने के लिए स्वयंपोषी सजीव में हरित कण आए होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश का शोषण करते हैं और सूर्य प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जोड़ देते हैं और क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं। तो हरित कण वाले सजीव कौन कौन से? तो हरित कण वाले सजीव जिस सजीव में हरित कण पाए जाते हैं उसमें मुख्य आते हैं वनस्पतियाँ। परंतु वनस्पतियों में एक अपवाद है। अपवाद में हम अमरबेल को देखते हैं। अमरबेल में हरित कण नहीं आए होते, मतलब वो खुद खुराक अपना नहीं बनाती। ये अपवाद है स्वयंपोषी का। ठीक है, अपवाद मतलब ये नहीं करता। दूसरा, कुछ खास हरित लवक युक्त बैक्टीरिया आए होते हैं। हरित लवक युक्त बैक्टीरिया आए होते हैं जो इस स्वयंपोषी पोषण पद्धति करते हैं। ठीक है, अब मुख्यतः हम हमारी खुराक के लिए किस पे निर्भर करते हैं? वनस्पति में। किस पे? वनस्पति में। इसका मतलब वनस्पति में हरित कण या हरित लवक, ठीक है, हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इंग्लिश में, और उस क्लोरोप्लास्ट में हरित कण आया हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट में हरित कण आए होते हैं जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और ये जो हरित लवक है वो पत्तों में पाया जाता है। इसलिए वनस्पति में खुराक कहाँ बनता है? पत्तों में। इसलिए वनस्पति के पत्तों को वनस्पति का रसोई घर कहते हैं। अब होता कुछ ऐसा है ना, होता कुछ ऐसा है कि ये जो जड़ें हैं, है ना, वो जड़ों से पानी खींचेगी, है ना, शोषित करेगी। फिर जड़ों में जो शोषित पानी है उसे एक जलवाहक तंतु होता है जिसे हम कहते हैं जाइलम। उसकी मदद से उसे जड़ों से पानी को जड़ों से पत्तों तक ले जाते हैं। ठीक है, तो पानी इस तरह से पत्तों में पहुंच गया। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो, ना, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तों में आए हुए वायु रंध्रों द्वारा पत्तों में शोषित हो जाती है। इस तरह से मेरे पत्तों में पानी भी आ गया, मतलब H2O भी आ गया और CO2 भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया। तो अब जादू होता है। अब जादू इस तरह से होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर क्लोरोफिल की हाजिरी में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बन जाता है। ओके, ये क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। परंतु जब इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, हम इस प्रक्रिया को बैलेंस करते हैं, तो हमें कार्बन के 6 अणु लेने पड़ते हैं, पानी के 12 लेने पड़ते हैं, जिससे इस तरह उत्पाद भी हमारे कुछ मिलते हैं, जो कि कौन मिलते हैं? ऑक्सीजन गैस और पानी। ओके, अब आप ऑक्सीजन गैस और पानी को देखोगे, है ना, ऑक्सीजन और पानी, क्योंकि जब भी
जब भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जुड़ता है और ग्लूकोज बनता है, तो हमेशा उनके साथ कौन बनता है? ऑक्सीजन गैस और पानी बनता है। इसलिए मैंने कहा कि बैलेंस करते हैं तो हमें इस तरह के हमें क्या करना पड़ता है? सहगुणक लगाने पड़ते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है? उप उत्पाद होता है, उप उत्पाद होता है, एक्स्ट्रा होता है, जिसे हम गौण उत्पाद भी कह सकते हैं। ये किसी काम का नहीं होता है। इसलिए इन दोनों को वनस्पति वायुरंध्रों द्वारा वातावरण में क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। ठीक है। अब इसी चीज़ को अब ध्यान में दे तो हमेशा से एक कन्फ्यूज़न होता है कि प्रकाश वनस्पति श्वसन में क्या लेता है। वनस्पति श्वसन में किस गैस का इस्तेमाल करती है? तो हमेशा ना प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दो अलग क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस लेती है और हमें ऑक्सीजन गैस देती है। वहीं श्वसन, जिस तरह से श्वसन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसी तरह ये भी यही करती है, ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड देती है। परंतु दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है और श्वसन की क्रिया दिन के समय में कम होती है। वहीं रात्रि में इसकी क्रिया नहीं होती है क्योंकि प्रकाश उपस्थित नहीं होता, जबकि ये रात्रि में अधिक होती है। इसलिए रात्रि के समय अगर हम ध्यान दें तो वनस्पति श्वसन करती है ज़्यादातर और दिन के समय में वो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करती है। इसे याद रखना, श्वसन तो वो हमारी तरह ही करती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन देती है, परंतु प्रकाश संश्लेषण हमें ज़्यादा ध्यान में रहता है। क्यों? क्योंकि वो दिन के समय में ये ज़्यादा करती है और ये कम करती है, ये कम करती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटनाएं क्या होती है? कौन कौन सी घटनाएं होती है प्रकाश संश्लेषण में? ठीक है, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली घटना सूर्य प्रकाश का शोषण होता है हरित कण द्वारा। फिर जो सूर्य प्रकाश का जो शोषण हुआ उसका रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं। तो आपको ये जो ग्लूकोज दिख रहा है वो ग्लूकोज रासायनिक स्वरूप है ऊर्जा का। इसलिए मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसका सरल रूप वो ऊर्जा का रासायनिक सोर्स है, रासायनिक रूप है, अर्थात रासायनिक रूप में ऊर्जा समाई हुई है। इसलिए लिखा है यहाँ कि क्या होता है? सूर्य प्रकाश का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है और उस रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए होता है। और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूटा तो जो हाइड्रोजन था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, है ना। जो वो पानी के अणु में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन दूर हुआ, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया और उसको किस में बदल दिया? ग्लूकोज में बदल दिया। उसको किस में बदल दिया? ग्लूकोज में बदल दिया। और बाकी जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बचे और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बने, इन दोनों में से कुछ क्या बन गए? पानी बन गए। और सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन यूज़ होकर पानी बन गया तो उसमें भी एक्स्ट्रा क्या बचा? ऑक्सीजन बचा। वो ऑक्सीजन किस में बदल गया? O2 में, ऑक्सीजन गैस में। और ये दोनों ही चीज़ क्या है? उप उत्पाद है, गौण उत्पाद है। इसलिए ये दोनों क्या हो गए? वातावरण में मुक्त हो गए। ठीक है। तो इतनी बात होती है प्रकाश संश्लेषण में। अब आगे एक और टॉपिक होता है कि पत्तों की नाम निर्देशित आकृति समझाइए।
तो हमारा जो पत्ता होता है ना, पर्ण होता है, उसमें जो छोटी छोटी लाइनें होती है, उनमें जो बीच की जो बड़ी लाइन होती है उसे हम कहते हैं मध्य शिरा। क्या कहते हैं? मध्य शिरा कहते हैं। उस मध्य शिरा को अंग्रेजी में मिड रिब कहते हैं। फिर जो छोटी छोटी शिराएँ होती, छोटी छोटी जो लाइनें होती है, उन्हें वैन अर्थात शिरा कहा जाता है। और जो हरा रंग का जो भाग होता है पत्ते का, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में लेमिना या लिप प्लेट, और हमारे हिंदी में कहा जाता है पर्णपटल। और आप जब देखोगे जो पत्ते का जो मध्य शिरा है, उस मध्य शिरा में अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो उसमें फ्लोएम आया होता है, जिसे हम कहते हैं अन्नवाहक तंतु। फ्लोएम मतलब अन्नवाहक तंतु। अब वो जो अन्नवाहक तंतु है ना, वो अन्नवाहक तंतु पत्तों में बने ग्लूकोज को अन्य भागों तक ले जाता है, वनस्पति के अन्य भाग तक ले जाता है। और जाइलम का एक थोड़ा जाइलम भी होता है। तो जाइलम का कार्य पता है कि जाइलम जड़ों से पानी को पत्तों तक ले जाता है। अब जिस पत्ते का अनुप्रस्थ काट लिया तो वो अनुप्रस्थ काट कुछ इस तरह का मिला। ओके, अनुप्रस्थ काट में हम देखा कि जो पत्तों की ऊपर की जो लेयर होती है उस पर वैक्स क्यूटिकल मतलब मोम की क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटिकल परत होती है, जिसके कारण क्या होता है, और जो मोम की क्यूटिकल परत होती है वो परत ऊपरी बाह्य त्वचा पे होती है। इसलिए पत्तों की ऊपरी बाह्य त्वचा कैसी होती है? एकदम स्लीपी मतलब एकदम स्मूथ होती है। वही निचली बाह्य त्वचा पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिससे वो थोड़ी रूखी होती है, खुरदरी होती है। जब इस पत्ते के अंदर और अच्छे से देखा क्या, तो हमें देखा कि पत्तों के अंदर जो कोशिका है, उस कोशिका में हरे हरे रंग के क्या है, भाग दिखते हैं। वो हरे हरे रंग के भाग और कुछ नहीं होते, क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक, जिसके अंदर क्या आया होता है? हरित कण आया होता है। फिर उन कोशिकाओं के बीच में छोटी हवा की मतलब बीच में हवा के आदान प्रदान के लिए कोश होते हैं। तो उसे हम बोलते हैं वायु कोष्ठ। क्या बोलते हैं? वायु कोश। ठीक है। फिर उस पत्तों की मतलब उस कोशिकाओं के बीच में वायुरंध्र भी आया होता है। ये है वायुरंध्र। तो वायुरंध्र भी आया होता है, और वायुरंध्र के आसपास हमें रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका, रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका पाई जाती है, जो कि कैसी होती है? हरित लवक युक्त होती है। ठीक है। तो ये रही बात हमारी स्वयं पोषण पद्धति की। फिर से मैं एक चीज़ कह देता हूँ, ये है पत्तों की माइक्रोस्कोप से मतलब सूक्ष्मदर्शक यंत्र से निकाली गई तस्वीर, जिसमें आपको ऊपर की परत और ऊपर की परत में मोम की क्यूटिकल लेयर मिलेगी। निचली परत पे कोई क्यूटिकल लेयर नहीं होती, जिससे वो रूखी होती है। अंदर जो कोशिका होती है, उन कोशिकाओं के अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। दो कोशिकाओं के बीच में जो भाग रह जाता है उसे बोला जाता है वायु कोश। फिर वायुरंध्र आए होते हैं पत्तों में, उस वायुरंध्र के आसपास रक्षक कोशिकाएं होती है। रक्षक कोशिका कैसी होती है? हरित लवक युक्त होती है, मतलब क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है। तो ये रही बात हमारी स्वयं पोषण पद्धति की पूरी चर्चा। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे वायुरंध्र के कार्य पद्धति पे। ठीक है, चलो बाय।